तो पहला प्रोसेस ग्रुप हमने कल कंप्लीट किया था, जिसके अंदर मेजरली दो प्रोसेसेस हमारे शामिल थे। एक प्रोजेक्ट चार्टर डेवलप करने का प्रोसेस शामिल था और दूसरा स्टेक होल्डर्स की आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस शामिल था। आपको याद होगा हमने प्रोजेक्ट चार्टर की भी डिस्कशन की थी कि प्रोजेक्ट चार्टर क्या होता है। एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट हमारे पास होता है जो बेसिकली ऑथराइज करता है प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को, कि हम प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिर स्टेक होल्डर्स की आइडेंटिफिकेशन भी हमने देखी थी। इंटरनल स्टेक होल्डर्स देखे थे, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, एक्सटर्नल टू ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल टू प्रोजेक्ट एंड इंटरनल टू ऑर्गेनाइजेशन। तो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की टाइप्स जो हैं वो भी हमने कल डिस्कस की थी। तो 5 प्रोसेस ग्रुप्स में से जो सेकंड हमारे पास प्रोसेस है, ये प्रोसेस ग्रुप है, वो बेसिकली प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप है। और इस प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप के अंदर बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान डेवलप किया जाएगा, जो खास तौर पे बेसिकली इसका पार्ट होगा कि आप इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान डेवलप करोगे। और 24 के करीब इस प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप के अंदर 24 के करीब जो हैं वो सब प्रोसेसेस हैं जिनको बेसिकली हमने डिस्कस करना है। और ये जो सब प्रोसेसेस हैं ये बेसिकली स्टेप्स हैं जो आप परफॉर्म करते हो। ये टास्क्स हैं या ये एक्टिविटीज़ हैं जिनको आप लोगों ने जो है वो परफॉर्म करना होता है अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीशन की तरफ या क्लोजिंग की तरफ लेके जाने के लिए। तो प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप करेगा क्या? सबसे पहले तो इसने स्कोप ऑफ एफर्ट, इसने बेसिकली आपके प्रोजेक्ट के स्कोप को आइडेंटिफाई करना है, या आपके प्रोजेक्ट को स्कोप को, आपका जो प्रोजेक्ट है उसके स्कोप को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले इसका काम ये होगा प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप का। फिर इसके अलावा डिफाइन एंड रिफाइन ऑब्जेक्टिव्स, आपके जो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं ना, जिनको हम ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, शॉर्ट टर्म छोटे छोटे वक्फे के लिए जो आप बनाते हैं, प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप ने उन ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन भी करना है। और अगर ऑलरेडी आपने फर्स्ट फेज में, जिसे आप इनिशिएटिंग प्रोसेस ग्रुप कहते हैं, अगर उसमें आपने कोई ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया होगा तो यहाँ पे उस ऑब्जेक्टिव की रिफाइनमेंट हो जाएगी। ठीक है, पहला काम आपने स्कोप डिफाइन करना है, स्कोप ऑफ एफर्ट। दूसरा, आपने ऑब्जेक्टिव्स को रिफाइन करना है। तीसरा, डेवलप कोर्स ऑफ एक्शन टू अटेन ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या काम करने पड़ेंगे, आपने वो बेसिकली सीरीज ऑफ एक्शंस डिफाइन करने हैं, जो सीरीज ऑफ एक्शंस आपको रिक्वायर्ड होंगे टू अटेन द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए, या ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए, या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, ये मेजरली काम होगा प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, फिर ये उसी चीज को यहाँ पे ऊपर वाली डायग्राम को एक्सप्लेन किया गया इन ब्लू लाइंस के अंदर, और नीचे इनको एक्सप्लेन किया गया थोड़ा सा। यहाँ पे फिर अगेन प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप को थोड़ा सा डिफाइन किया गया कि प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप जो है वो बेसिकली क्या करेंगे। कॉल्स ऑन प्लानिंग एंड डोमेन एक्सपर्ट्स, प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप्स के अंदर बेसिकली आप प्लानिंग और डोमेन एक्सपर्ट्स जो हैं उनको बेसिकली कॉल करेंगे। क्रिएट बेस्ट एस्टिमेट्स एट द अर्ली स्टेजेस, क्यों आप बेसिकली ये काम करेंगे? ताकि आप एस्टिमेट्स आपके जो हैं, जो आपकी कॉस्ट एस्टिमेट्स हैं या बजट एस्टिमेट्स हैं आपके, या जो एफर्ट के एस्टिमेट्स हैं, जितनी भी एस्टिमेशंस हैं, आप उनको अर्ली स्टेजेस पे डेवलप कर सको। प्लानिंग की फेजेस के ऊपर आप, प्लानिंग की फेज के अंदर जो है वो आप तमाम एस्टिमेट्स को परफॉर्म कर सको। इस काम के लिए बेसिकली आप क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। हाईलाइट एरियाज ऑफ अनसर्टेनिटी, इसके अलावा आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो आने वाले रिस्क होते हैं, जो आपके प्रोजेक्ट में रिस्क आ सकते हैं, और जिन एरियाज में वो रिस्क आ सकते हैं, आप वो एरियाज को बेसिकली हाईलाइट करते हो। एरियाज ऑफ अनसर्टेनिटी इसको कहते हैं। फैक्टर्स इन कॉन्टीजेंसीज,
फिर इमरजेंसी सिचुएशंस में जब आप आते हो तो उनकी रीजंस क्या होती हैं, किन वजूहात की बिना पे आप रिस्क में आते हो या इमरजेंसी सिचुएशन में आते हो या कॉन्टीजेंसी सिचुएशन में आते हो। ये सारी चीज़ें बेसिकली आपने यहाँ पे पॉइंट आउट करनी है, या सारी चीज़ें ये वाली जो है आप लोगों ने यहाँ पे डिस्क्राइब करनी है या डिफाइन करनी है। एक तो आपने अर्ली स्टेजेस में एस्टिमेट्स डेवलप करने हैं, दूसरा आपने अनसर्टेनिटीज के एरियाज को फाइंड आउट करना है, हाईलाइट करना है, तीसरा आपने वो फैक्टर्स जिनकी वजह से अनसर्टेनिटी आई है या जिनकी वजह से इमरजेंसी सिचुएशन आई है, आपने वो फैक्टर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करने होते हैं। फिर यहाँ पे कुछ डिसीजंस की बात की गई है। सम ऑफ द डिसीजंस दैट विल नीड टू बी मेड इंक्लूड, कुछ डिसीजंस प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप में किए जाएंगे। वो डिसीजंस क्या हो सकते हैं जो कि आपको बेसिकली परफॉर्म करने हैं या जो जो आपको डिसीजंस लेने हैं। जैसे पहला है हाउ डिटेल टू मेक अप द प्लान। प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप में सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लो कि कितना डिटेल्ड प्लान आपने बनाना है। सेकंड वन, हाउ फार अहेड टू प्लान, कितना डिटेल प्लान बनाना है और कितनी देर तक वो प्लान जो है वो सस्टेनेबल होगा, कितने अरसे के लिए वो प्लान आप इम्प्लीमेंट करोगे। हाउ फार अहेड टू प्लान। हाउ टू इन्वॉल्व स्टेक होल्डर्स इन प्लानिंग, आपने स्टेक होल्डर्स को प्लानिंग में किस तरह से शामिल करना है। फिर हाउ टू कीप प्लानिंग प्रोसेस स्ट्रीमलाइंड, आपका जो प्लानिंग का प्रोसेस है ये सिंक्रोनाइज किस तरह से रहेगा, आपने वो रूल्स डिफाइन करने हैं जिनकी वजह से आपका प्लानिंग प्रोसेस जो है वो सिंक्रोनाइज रहेगा। हाउ टू मैनेज डाटा दैट इज बीइंग फेड बैक इनटू द प्लानिंग प्रोसेस, जो प्लानिंग प्रोसेस में आप इनपुट्स दोगे ना, प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप के अंदर प्लानिंग करने के लिए जो इनपुट्स दोगे, आपने ये डिसाइड करना है कि उनको कैसे मैनेज किया जाएगा। हाउ टू डिटरमिन क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, और जो इंफॉर्मेशन आप एज एन इनपुट दे रहे हो प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप्स को, आपने ये भी डिफाइन करना है कि वो कितनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है, क्वालिटी वाइज वो कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन है। ये ना हो कि आप रॉन्ग इनपुट्स जो हैं वो प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप को देते रहें। और हाउ ऑफन टू रीप्लान, और कितने चांसेस हैं कि आपको अपने ओरिजिनल प्लान को बाद में रीप्लान करना पड़े। ये पास्ट प्रैक्टिसेस से आप इस चीज का आइडिया लगा सकते हैं। जो आपके पास्ट प्रैक्टिसेस होंगी आप उनसे देखते हुए ये आइडिया कर सकते हैं कि पहले आप जो प्लानिंग करते थे उसमें कितने % चांसेस होते थे कि आप रीप्लान करेंगे। दैट मीन्स अगर आप पहले 50 प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं और आपने कभी भी आपने 2 या 3 दफा रीप्लान किया है, तो दैट मीन्स अब भी बहुत कम चांसेस होंगे कि आपको रीप्लान करना पड़ेगा, क्योंकि आपने हर चीज को प्लान में शामिल किया हुआ है। आपने इमरजेंसी सिचुएशंस को भी शामिल किया हुआ है, आपने रिस्क को शामिल किया हुआ है। तो इसलिए आपका यहाँ पे ये भी आप लोगों ने देखना होता है, प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप में ये भी डिसाइड करना होता है कि कितने % चांसेस हैं या कितने पॉसिबिलिटीज हैं कि आपको रीप्लान करना पड़े। हाउ टू एडमिनिस्टर चेंजेस टू द प्लान, अगर प्लान में चेंजेस करनी पड़ती हैं तो आप उन चेंजेस को कैसे मैनेज करोगे कि उन चेंजेस की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके प्रोजेक्ट में ना आए। हाउ टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ डेंजर्स चेंजेस ऑन वर्क इन प्रोग्रेस, आपकी चेंजेस की वजह से जो अदर सेक्शंस ऑफ द प्रोजेक्ट होंगे या पोर्शंस ऑफ द प्रोजेक्ट्स होंगे, उन पोर्शंस में आपको जो चेंजेस करनी पड़ेगी आपने बेसिकली उसको मिनिमाइज करना है कि आप एक सेक्शन में जो चेंजेस कर रहे हो उसकी वजह से किसी और पोर्शन में आपको चेंज ना करनी पड़े, ये आपने मेक श्योर करना है। तो ये वो सारे क्वेश्चंस हैं
जिनका आंसर बेसिकली आपने देना होता है या जिनको आप लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लेना होता है प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप से। ठीक है, तो जब भी प्लानिंग करें इन क्वेश्चंस को जहन में रखते हुए प्लानिंग करें। तो मैंने पहले कहा था इसमें सबसे पहला आपका, जब आपका प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा ना, देखिएगा जब आपका प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा तो आपके हाथ में एक डॉक्यूमेंट होगा जिसे आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान कहेंगे। उस प्रोजेक्ट में उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपके पूरे प्रोजेक्ट का प्लान होगा, जिसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान कहते हैं। और ये इस प्रोसेस ग्रुप की आउटपुट होगी, याद रखिएगा। उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर तमाम किस्म के प्लान शामिल होंगे बेसिकली, जो आपके प्रोजेक्ट को इंटीग्रेट करने, कोऑर्डिनेट करने, प्रिपेयर करने, रिफाइन करने, हर तरह के लिहाज से जो है वो शामिल करेंगी चीज़ें। ठीक है, और ये डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होगा। तो इसलिए यहाँ पे देखें इसने डिफाइन भी किया हुआ है, developing it is the process of documenting the actions necessary to define, prepare, integrate and coordinate all subsidiary plans। कि जितने भी आपके प्लान्स हैं आप उन तमाम प्लान्स को डिफाइन करोगे, प्रिपेयर करोगे, इंटीग्रेट करोगे, कोऑर्डिनेट करोगे एक डॉक्यूमेंट के अंदर। तो ये बेसिकली आपका जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बन जाएगा। इट रिप्रेजेंट्स प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर हाउ प्रोजेक्ट विल बी प्लान्ड, कि प्लान प्रोजेक्ट को कैसे प्लान किया जाएगा। जितने भी आपके प्लान्स हैं, जितने भी प्लान्स हैं आपके, वो सारे प्लान्स बेसिकली आपके प्रोजेक्ट के लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होंगे कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह से प्लान किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा किस तरह से, कंट्रोल किस तरह से किया जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान की डेफिनेशन दी हुई है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान मेजर आउटपुट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप, ये मैंने पहले भी बात की है। डेफिनेशन क्या है, 4 बॉक्सेस में डिफाइन किया गया है। मसलन इज डेवलप्ड इन द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग ऑल एक्शंस नीडेड टू, इसको डेवलप किया जाता है इन प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग ऑल एक्शंस नीडेड टू, क्या आपने तमाम एक्शंस को डॉक्यूमेंट करना है। कौन से एक्शंस, नीडेड टू डिफाइन, प्रिपेयर, इंटीग्रेट, कोऑर्डिनेट ऑल सब्सिडारी प्लान्स, यानी कि आप अगर तमाम सब्सिडारी प्लान, जितने भी आपके प्लान्स हैं, उन प्लान्स की डेफिनेशन, उन प्लान्स की प्रिपरेशन, उन प्लान्स की कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन, इनको अगर आप डॉक्यूमेंट कर लो, ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बन जाएगा। प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा फॉर हाउ प्रोजेक्ट इज प्लान्ड, ठीक है, ये बेसिकली सोर्स ऑफ डाटा होगा। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान होगा ये सोर्स ऑफ डाटा होगा जो आपको बताएगा कि कैसे आपने प्रोजेक्ट को प्लान किया, कैसे आपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है, कैसे आपने प्रोजेक्ट को मॉनिटर करना है और कैसे आपने प्रोजेक्ट को कंट्रोल और क्लोज करना है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हर चीज़ आपको बता देगा। आप इस सेक्शन से देख सकते हैं, इस सेक्शन में एग्जीक्यूशन भी आ गई, प्लानिंग भी आ गई, मॉनिटरिंग भी आ गई, कंट्रोलिंग भी आ गई और क्लोजिंग भी आ गई। तो सारा पांचों के पांचों प्रोसेस ग्रुप्स में से 4 प्रोसेस ग्रुप तो यहाँ पे आ गए हैं। इसका मतलब है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान आपके इन 4 प्रोसेस ग्रुप्स को कवर करेगा। जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बन जाए तो आपने उसको एक टेस्ट में से गुजारना है। अब वो टेस्ट क्या है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आपने ये देखने हैं कि क्या आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में ये क्वेश्चंस कवर हुए हैं या नहीं हुए। जैसे डज इट इंक्लूड ऑल नॉन मेजर प्रोजेक्ट टास्क, कि क्या आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है उसमें तमाम मेजर टास्क शामिल कर लिए गए हैं। इज इट इनसफिशिएंट डिटेल टू जनरेट वर्क पैकेजेस, क्या इतनी ज़्यादा डिटेल है कि आप अपने प्रोजेक्ट के डिलीवरेबल्स क्रिएट कर सको, वर्क पैकेजेस क्रिएट कर सको। आर ऑल एक्टिविटीज इन दर क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, क्या मैनेजमेंट प्लान के मुताबिक तमाम एक्टिविटीज सीक्वेंस में हैं जिस सीक्वेंस में होनी चाहिए। कोई नॉन सीक्वेंस एक्टिविटीज तो नहीं है आपके प्लान के अंदर। आर द टास्क इंडिपेंडेंसीज क्लियर, क्या टास्क की इंटरडिपेंडेंसीज, जो मल्टीपल टास्क की आपस में डिपेंडेंसीज होती हैं, हम नेटवर्क डायग्राम में देखेंगे भी, सक्सीडिंग एक्टिविटीज और प्रेसीडिंग एक्टिविटीज की टर्म्स देखेंगे जिसमें प्रेसिडेंस का वर्ड भी आएगा, कि क्या जितने भी एक्टिविटीज के आपस में डिपेंडेंसीज थी वो क्लियर हैं।
इज इट इज इट इजी टू अंडरस्टैंड? क्या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को अंडरस्टैंड करना इजी है? हाँ जी, तंजील। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। तो ये वो क्वेश्चंस हैं, बेसिकली इन क्वेश्चंस में से गुजार के आपने अपने पूरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को टेस्ट करना है कि क्या आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान इन क्वेश्चंस के आंसर्स कर रहा है। अगर तो इन क्वेश्चंस के आंसर कर रहा है, दैट मीन्स आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान ठीक है, उसमें इशू नहीं है। ठीक है। आर अर्जेंट एंड हाई प्रायोरिटी टास्क क्लियरली हाईलाइटेड, कि क्या आपने अपने प्रोजेक्ट के कोर एक्टिविटीज़, जो अर्जेंट एक्टिविटीज़ हैं सपोज, उनको और हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज़ को आपने टास्क को हाईलाइट किया हुआ है या नहीं किया हुआ। आर द माइलस्टोन्स शोन, क्या माइलस्टोन्स को दिखाया गया है। आर द ड्यूरेशन एस्टिमेट्स अचीवेबल, क्या जो आपने एस्टिमेशंस किए हैं वो रियलिस्टिक भी हैं या नहीं, अचीवेबल भी हैं या नहीं। इज इट फ्लेक्सिबल एंड एबल टू टेक अकाउंट ऑफ चेंजेस, क्या आपका प्रोजेक्ट फ्लेक्सिबल है, क्या आपका प्रोजेक्ट जो है वो चेंजेस को कवर कर सकेगा, चेंजेस को अकोमोडेट कर सकेगा। अगर चेंजेस कहीं जाए करने के लिए तो क्या आप अपने प्रोजेक्ट में कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो प्लान में ये मेंशन होगा। तो अगर तो चेंजेस कर सकेंगे, दैट मीन्स आप इस टेस्ट में से गुजर सकेंगे। तो ये बेसिकली मल्टीपल क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रोजेक्ट के प्लान को टेस्ट में से गुजारते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होंगी। जो आपने इनिशिएटिंग प्रोसेस ग्रुप में चीज़ें क्रिएट की होंगी वो आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में एज एन इनपुट काम करेंगी। जैसे आपने प्रोजेक्ट चार्टर बनाया था तो यहाँ पे वो एज एन इनपुट काम करेगा। आपने ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स पढ़े थे इनिशिएटिंग प्रोसेस ग्रुप में, वो यहाँ पे एज एन इनपुट काम करेंगे। एनवायरमेंटल फैक्टर्स पढ़े थे, वो यहाँ पे एज एन इनपुट काम करेंगे। आउटपुट्स फ्रॉम प्लानिंग प्रोसेसेस, जो प्लानिंग प्रोसेसेस होंगे उनकी जो आउटपुट्स होंगी वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के लिए एज एन इनपुट काम करेंगी। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के हवाले से फिलहाल चीज़ें थी। अब हमने कहा था कि प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप के अंदर कोई 24 के करीब सब प्रोसेसेस हैं। अब वो कौन कौन से सब प्रोसेसेस हैं जो कि आपको प्लानिंग करने में हेल्प करते हैं। अब जितने भी सब प्रोसेसेस हम पढ़ेंगे, इन सब प्रोसेसेस में एक ही पर्पस होगा, एक ही मोटिव होगा, और वो मोटिव और पर्पस ये है कि हमने अपने प्रोजेक्ट को प्लान करना है, हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान क्रिएट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करना पड़ेगा। तो पहला सब प्रोसेस आपका है कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स। फिर जब रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट हो जाएंगी, डिफाइनिंग द स्कोप, आपने अपने प्रोजेक्ट का स्कोप डिफाइन करना है कि आपके प्रोजेक्ट की बाउंड्रीज क्या होंगी, इनपुट आउटपुट्स क्या होंगी। ठीक है, इस तरह की चीजें आप लोगों ने डिफाइन करनी है। दिस प्रोसेस प्रोड्यूसेस अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोजेक्ट एंड इट्स प्रोडक्ट, के स्कोप को डिफाइन करने का मतलब है कि डिटेल डिस्क्रिप्शन प्रोजेक्ट की आप डिफाइन करो। दैट इंश्योर्स द कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स। अब वो जो डिटेल आप निकालोगे ना, वो बेसिकली स्टेक होल्डर्स का कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट शो करेगी। ठीक है। योर प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट एंड प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट्स आर आउटपुट ऑफ दिस प्रोसेस। प्रोजेक्ट स्कोप एक बेसिकली डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा जिसमें आपने प्रोजेक्ट का स्कोप लिखा होगा, 1 या 2 पैराग्राफ्स की शक्ल में। फिर रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट होने के बाद कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको हम लोगों ने बेसिकली डिकम्पोज करना होता है। कुछ रिक्वायरमेंट्स कुछ ज़्यादा बेहतर होता है कि हम डिकम्पोज कर लें, हम उनको छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स में डिवाइड कर दें, क्योंकि छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा इजीली मैनेजेबल होंगी, इजीली परफॉर्मेबल होंगी। तो इसलिए फिर थर्ड काम आपका क्या है कि आप WBS वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट कर लो। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या करेगा, आपके प्रोजेक्ट को बेसिकली छोटे छोटे लेवल्स में डिवाइड कर देगा, छोटी छोटी एक्टिविटीज में डिवाइड कर देगा। तो एट दी एंड जो लास्ट आपका लेवल होगा उसमें आप देख सकेंगे कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो सबसे छोटे छोटे पार्ट्स में जो है वो डिवाइडेड या डिकम्पोज फॉर्म में आपको नजर आएगा। तो एक ये काम आपने करना है। ये आउटपुट्स दी हुई हैं यहाँ पे प्लानिंग प्रोसेस के अंदर। ठीक है, जैसे अभी हमने रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करना है, स्कोप डिफाइन करना है, फिर इसके बाद वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर अभी हमने बात की है,
इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो सब प्रोसेस है वो है क्वालिटी के रिलेटेड। डिफाइन एक्टिविटीज, सीक्वेंस एक्टिविटीज, आपने एक्टिविटीज को डिफाइन करना है, उनकी सीक्वेंसिंग करनी है कि कौन सी एक्टिविटी पहले होगी, कौन सी बाद में होगी। एस्टिमेट एक्टिविटी रिसोर्सेज, कि किस एक्टिविटी को कितने वीक लगेंगे कंप्लीट होने के लिए, या कितनी मैन पावर चाहिए होगी एक एक्टिविटी को, कितने और चाहिए होंगे एफर्ट, आवर्स या मिनट्स या वीक्स कितने चाहिए होंगे, आपने रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं। फिर एस्टिमेट एक्टिविटी ड्यूरेशंस, इसी में मैंने बता दिया रिसोर्स एलोकेट करने के हवाले से। फिर आ जाएगा डेवलप शेड्यूल, आपने शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल में क्या होगा, बेसिकली नेटवर्क बनाएंगे, तमाम एक्टिविटीज को एक डायग्राम की शक्ल में बेसिकली एक्सप्लेन करेंगे, या एक नेटवर्क डायग्राम बन जाएगी तमाम एक्टिविटीज की, डिपेंडिंग अपॉन देयर डिपेंडेंसीज। तमाम एक्टिविटीज की डिपेंडेंसीज की बेस के ऊपर एक डायग्राम बनेगी जिसे हम नेटवर्क डायग्राम कहेंगे बेसिकली। तो वो आपने यहाँ बनानी है जो कि शेड्यूल के तौर पे काम करेगी। यहाँ आपने गैनेट चार्ट बनाया होगा है, तो मैं यहाँ कहता हूँ कि गैनेट चार्ट आपने बनाना है। फिर एस्टिमेट कॉस्ट, आपने कॉस्ट को एस्टिमेट करना है। डिटरमिन बजट्स, आपने अपने प्रोजेक्ट के जो बजट हैं उनको डिटरमिन करना है। बेसिकली कॉस्ट आप इंडिविजुअल एक्टिविटीज की फाइंड आउट करते हो, और बजट बेसिकली आप पूरे प्रोजेक्ट का फाइंड आउट करोगे। और इसके अलावा जो इसमें आपने अनसर्टन सिचुएशंस के लिए एक्स्ट्रा बजट एलोकेट किया होता है, ठीक है, जो कि आपकी ओरिजिनल एक्टिविटीज की कॉस्ट में शामिल नहीं होता, आप अनसर्टन सिचुएशंस के लिए उनको रखते हो। आप जब बजट डिटरमिन करोगे तो आप उस बजट को भी शामिल करोगे बजट के अंदर, जो आपने अनसर्टन सिचुएशंस के लिए अपने पास जो है वो एक्स्ट्रा रखा होगा, उसको भी आप बजट के अंदर जो है वो शामिल करोगे। प्लान क्वालिटी, आपने क्वालिटी को प्लान करना है। इसके लिए आप क्वालिटी एश्योरेंस टीम के साथ जो है वो अपनी मीटिंग्स रख सकते हो, उनसे गाइडलाइन ले सकते हो। इसके अलावा आप उनसे जो है वो एक चेक लिस्ट ले सकते हो, उस चेक लिस्ट के मुताबिक आप अपनी एक्टिविटीज़ को या अपने रिजल्ट्स को मैयर कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो आपने प्लानिंग करनी है कि आपने अपने प्रोजेक्ट की क्वालिटी को कैसे बेहतर करना है। उसको बेहतर करने के लिए जो जो आपके जहन में सॉल्यूशंस आते जाएंगे आप उनको नोट कर सकते हैं। तो आपका एक क्वालिटी प्लान भी जो है वो बन जाएगा, एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा जिसे आप क्वालिटी प्लान कह देंगे। उसमें मल्टीपल आपके पास जो है वो सॉल्यूशंस हो सकते हैं। जैसे आपने क्वालिटी एश्योरेंस टीम को आउटसोर्स कर लेना है, एक वो प्लान हो सकता है आपका। या दूसरा ये हो सकता है कि आप क्वालिटी एश्योरेंस टीम जो है वो आपको एक चेकलिस्ट दे देगी, उस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंगली आपने अपने प्रोजेक्ट को जो है वो चेक करना है। या हो सकता है वो आपको कोई डिवाइस दे दें जिसके मुताबिक आपने अपने प्रोजेक्ट को जो है वो चेक करना होगा। तो क्वालिटी प्लान करनी है आपने। डेवलप ह्यूमन रिसोर्स प्लान, ह्यूमन रिसोर्स प्लान आपने डेवलप करना है, मतलब कि आपके पास कितने लोग होंगे और उन लोगों को मैनेज किस तरह से किया जाएगा, उनकी सैलरीज का सारा कुछ देखा जाएगा, उनकी स्किल्स क्या हैं, उनके रोल्स क्या हो सकते हैं जो आपने उनको देने हैं, आपने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या साइन करनी है, आपने अपने स्टाफ की रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स क्या रखने हैं कि कौन जो है वो किसको रिपोर्ट करेगा। रिपोर्टिंग हिरार्की आपने क्रिएट करनी है यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स प्लान के अंदर। और रिलेशनशिप्स जितने भी हैं तमाम एम्प्लॉयज़ के या तमाम स्टाफ मेंबर्स के, वो आपने यहाँ पे जो है वो डिफाइन करने हैं। फिर प्लान कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेशन प्लान्स डिफाइन किए जाएंगे, जो पॉसिबिलिटीज कम्युनिकेशंस की हो सकती हैं विद इन द प्रोजेक्ट टीम एंड आउटसाइड द प्रोजेक्ट टीम एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, वो सारी पॉसिबिलिटीज आपने डिस्कस करनी है। जैसे अभी फिलहाल अगर जैसे ये अभी लॉकडाउन या स्कूल्स या कॉलेजेस बंद हुए हैं, तो सब ने कम्युनिकेशन प्लान अपने अपने अकॉर्डिंगली जो है वो डेवलप किए। जैसे कुछ लोगों ने जो है वो जूम के थ्रू जो है वो कम्युनिकेशंस को प्रेफर किया, कुछ लोगों ने लाइक कोई और टूल जो है वो यूज़ करने के ऊपर प्रेफरेंस दी, या कुछ लोगों ने मैसेजेस के थ्रू जो है वो कम्युनिकेशन को प्रेफरेंस दी। तो मल्टीपल आपके पास
फैसिलिटीज़ हो सकती हैं या मल्टीपल आपके पास प्लान्स हो सकते हैं, आपने उनमें से कौन कौन से प्लान्स को जो है वो यूज़ करना है। तो कम्युनिकेशन प्लान्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विद इन द प्रोजेक्ट भी बनाए जाते हैं और डिफरेंट प्रोजेक्ट टीम्स के अंदर भी बनाए जाते हैं कि उनकी आपस में कम्युनिकेशन जो है वो किस तरह से होगी, क्योंकि जब तक टीम मेंबर्स आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे वो रिसोर्सेज और टास्क शेयरिंग नहीं कर सकेंगे। जैसे आप लोगों के ग्रुप्स बने हुए हैं प्रोजेक्ट के लिए, अब ग्रुप्स आप लोगों के प्रोजेक्ट के बन चुके हुए हैं, अब आप मिल तो सकते नहीं क्योंकि कॉलेज वगैरह बंद है, कुछ इस तरह से है। तो आप लोगों ने अपने कम्युनिकेशन प्लान बनाए होंगे कि कैसे हम आपस में डिस्कशन करेंगे ताकि अपने प्रोजेक्ट को जो है वो कंप्लीट कर सकें। कॉल के थ्रू आप करेंगे या जूम के थ्रू करेंगे या आप कोई ग्रुप वर्क जो है वो इंस्टॉल कर लेंगे, कुछ इस तरह का काम जो है वो आप डिसाइड कर लेते हैं। इसी तरह से आपने जो काम कंप्लीट किया होगा उस काम को आपने मर्ज किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो कम्युनिकेशंस के अंदर आपने बेसिकली प्लान करनी है। प्लान रिस्क मैनेजमेंट को प्लान किया जाएगा जिसमें रिस्क की आइडेंटिफिकेशन आ जाएगी, फिर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिस्क आ जाएगा इसमें, रिस्क एनालिसिस जिसे आप कहते हैं, क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस, क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस, फिर प्लान रिस्क रिस्पॉन्सेज, जो रिस्क आएगा या जो रिस्क होगा उसके अगेंस्ट आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, प्रोएक्टिव होगा या रिएक्टिव होगा, आपका जो रिस्पॉन्स है वो प्रोएक्टिव होगा या रिएक्टिव होगा। क्या पहले से प्री डिफाइंड आपने जो है वो प्लान किया हुआ है जो रिस्क आएगा उसका क्या रिएक्शन देना है, या रन टाइम पे जो है वो आप डिसाइड करेंगे कि आपका रिस्क के अगेंस्ट जो है वो रिएक्शन क्या होगा या उसका सोल्यूशन क्या होगा। तो ये चीज़ें आप लोगों ने इसमें डिसाइड करनी है। और लास्ट वन इसमें आ जाता है प्लान प्रोक्योरमेंट्स। जितनी भी परचेजिंग करनी है वो आप इसमें प्लान करोगे, जितनी भी हायरिंग्स करनी है वो आप इसमें प्लान करोगे। तो आप देख सकते हैं जो मेजर काम है ना आपके पूरे प्रोजेक्ट के रिलेटेड 24 के करीब सब प्रोसेस वो प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप के अंदर हैं। क्योंकि अगर आपकी प्लानिंग जो है वो ठीक हो जाती है ना तो आपकी बाकी फेजेस जो है वो इजी हो जाती हैं। अगर आपकी प्लानिंग ठीक नहीं होगी तो बाकी फेजेस आपकी कभी भी ठीक जो है वो कंसिडर नहीं की जाएंगी। तो इसलिए ये यहाँ पे लास्ट वन इसमें दिया हुआ है प्रोक्योरमेंट्स वाला, जिसमें आप परचेजिंग भी करते हैं, आप हायरिंग भी करते हैं, ये सारे काम इसके अंदर जो है वो शामिल होते हैं। अभी एक्चुअली आपने हायरिंग की नहीं है ना, आपने एक्चुअली परचेजिंग की है, आपने जस्ट प्लान किया है। ठीक है, आप अभी प्लान कर रहे हो कि परचेजिंग किस तरह से होगी, हायरिंग किस तरह से होगी, आपने उसका एक पूरा यूं कह लें कि रोड मैप डिसाइड करना है। तो प्लान प्रोक्योरमेंट से में आप लोगों ने रोड मैप डिसाइड किया कि प्रोक्योरमेंट्स किस तरह से होंगी, उसका क्या तरीकाकार होगा, किन रूल्स के अकॉर्डिंगली होंगी, कौन सी टीम आप लोगों ने बनानी है जो इस प्रोक्योरमेंट्स को जो है वो डील करेगी या मैनेज करेगी ताकि प्रोक्योरमेंट्स प्रॉपर तरीके से जो है वो हो सकें। तो ये आपके यहाँ पे आ गए प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप। प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप्स के बाद नेक्स्ट आपका प्रोसेस ग्रुप जो है वो है एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस ग्रुप। इसके बाद फर्दर दो आ जाएंगे, मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग वाला और क्लोजिंग वाला। एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस ग्रुप में बेसिकली आप प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन या इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर आ जाते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स की कोडिंग के ऊपर आ जाते हैं, आप कोडिंग करना शुरू कर देते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स की एग्जीक्यूशन प्रोसेस ग्रुप के अंदर। इट कंसिस्ट ऑफ दोज प्रोसेसेस परफॉर्म्ड टू कंप्लीट वर्क डिफाइंड इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जो आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान दिया गया है उसमें जो जो काम कहे गए हैं आपने बेसिकली उन कामों के ऊपर अब अमल करना शुरू कर देना। यहाँ पे आपने उन कामों के ऊपर जो है वो टास्क परफॉर्म करने शुरू कर देने हैं। ठीक है, वर्क डिफाइंड इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान टू सेटिस्फाई द प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशंस। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में चीजें लिखी गई थी ताकि आपके प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशंस को मीट किया जा सके या अचीव किया जा सके, इसमें आपने क्या करना है एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस ग्रुप के अंदर बेसिकली अब आपने उनके ऊपर अमल करना शुरू कर देना है। दिस प्रोसेस ग्रुप इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेटिंग पीपल। इसमें होगा क्या, लोगों को कोऑर्डिनेट किया जाएगा, रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट किया जाएगा, एज वेल एज इंटीग्रेटिंग एंड परफॉर्मिंग द एक्टिविटीज ऑफ प्रोजेक्ट। आपका जो प्रोजेक्ट होगा उसकी एक्टिविटीज को आप परफॉर्म करोगे। ठीक है, जो जो टास्क आपको दिए गए हैं उन टास्क को आप परफॉर्म करोगे, जब परफॉर्म हो जाएंगे तो आप उनको जोड़ दोगे, आपस में इंटीग्रेट कर दोगे।
इन एक्यूरेट इन अकॉर्डेंस विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में आपको प्लान दिया हुआ है ना, उसके मुताबिक ही आप सब टास्क को परफॉर्म करोगे, उसी के मुताबिक आप सारे टास्क को कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान से हटके अब आपने कुछ नहीं करना। जो कुछ करना था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में आपने डिसाइड कर लिया हुआ है, तो अब आपने उसके ऊपर यूं कह ले कि इम्प्लीमेंटेशन करनी शुरू कर देनी है। अब आपने उसके ऊपर काम करना शुरू कर देना है। तो एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस ग्रुप क्या है? एफिशिएंट एंड प्रोडक्ट टीम्स डेवलप्ड। यहाँ पे आपने प्रोडक्ट टीम्स डेवलप करनी है। मेजोरिटी ऑफ वर्क कंडक्टेड, मतलब ज्यादा काम परफॉर्मेंस वाला यहाँ पे शुरू हो जाता है, इम्प्लीमेंटेशन वाला, कोडिंग वगैरह वाला। की प्रोजेक्ट ऑन टारगेट, आपने प्रोजेक्ट को टारगेट के ऊपर रखना है। ये कैसे होगा? आपको शुरू में डायग्राम याद होगी, उसमें मैंने कहा था मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस ग्रुप है जो बेसिकली पैरेलल चलता है। किसके पैरेलल चलता है? प्लानिंग के और एग्जीक्यूटिंग के। असल में प्लानिंग और एग्जीक्यूटिंग जो है वो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के अंडर आते हैं, उसके शैडो में आते हैं। तो जब आप की प्रोजेक्ट ऑन टारगेट की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो काम किया होगा, आप साथ साथ उस काम को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर जो डिसाइड किया हुआ था कि इस चौथे हफ्ते में इतना 50% काम कंप्लीट हो जाएगा, तो आप कंपैरिजन करोगे। आज फोर्थ वीक है, फोर्थ वीक के रिजल्ट का जो प्री प्लान या प्रपोज्ड रिजल्ट था फोर्थ वीक का, उसके साथ कंपैरिजन करोगे। अगर दोनों मैच करते हैं, मतलब आपने जितना काम किया है उतना ही किया है जितना रिक्वायर्ड था फोर्थ वीक के एंड तक, तो इसका मतलब है आपका प्रोजेक्ट टारगेट के मुताबिक चल रहा है और आपने यहाँ पे टारगेट के मुताबिक उसको रखना है। अगर टारगेट के मुताबिक नहीं चलता तो फिर क्या करेंगे? आपने उसके अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शंस परफॉर्म करने हैं। या तो आप प्रोजेक्ट को दोबारा रीप्लान करोगे, या थोड़ी बहुत जो चेंजेस करनी है वो करोगे, या आप प्रोजेक्ट को वहीं पे टर्मिनेट कर दोगे। तो मल्टीपल इसके सॉल्यूशंस होंगे अगर आपके पास प्रोजेक्ट के कंपैरिजंस जब आप करते हैं, रिजल्ट्स का कंपैरिजन करते हैं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स और एग्जिस्टिंग रिजल्ट्स, जब दोनों के रिजल्ट्स में डिफरेंस आ जाता है तो फिर आप यहाँ तो छोड़ देते हैं प्रोजेक्ट को, या आप चेंजेस करते हैं या रीप्लान करते हैं उस चीज को। प्रोडक्ट्स एंड डिलीवरेबल्स, बिल्ड एंड क्रिएटेड। यहाँ पे प्रोडक्ट्स क्रिएट की जाएंगी, डिलीवरेबल्स क्रिएट किए जाएंगे, प्रोक्योरमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब यहाँ पे एक्चुअली आपने प्रोक्योरमेंट करनी है। प्लानिंग में जस्ट प्लान किया था, रूल्स डिसाइड किए थे, अब आपने यहाँ पे परचेजिंग करनी शुरू कर देनी है। मार्केट से जाके चीजें परचेज करेंगे, लोगों को हायर करेंगे, ठीक है, बाकायदा तरीके से। तो 8 प्रोसेस ग्रुप्स हैं जो आपने एग्जीक्यूशन के अंदर देखने हैं। मैं मीटिंग खत्म करके दोबारा ज्वाइन करवा रहा हूँ, दोबारा ज्वाइन कर लें आप।